बच्चों आज हम लोग क्लास 4 का सबसे पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, भारत की प्राकृतिक विशेषताएं। बच्चों आपको पता है भारत की प्राकृतिक विशेषताएं क्या है? तो बच्चों जो प्राकृतिक द्वारा बनाया गया होता है, जैसे कि पहाड़, नदी, चट्टान, ये सब प्राकृतिक विशेषताएं हैं। तो आज हम लोग भारत के प्राकृतिक विशेषताएं पढ़ने जा रहे हैं, यानी भारत में कौन कौन से प्राकृतिक विशेषताएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा देश भारत एक बड़ा देश है, हम सभी यह बात जानते हैं, और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में इसका 7वां स्थान है। अगर बात क्षेत्रफल से करें तो इसका पूरे विश्व में 7वां स्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में इसका दूसरा स्थान है। और अगर बात जनसंख्या से करें तो इसका विश्व में दूसरा स्थान है जनसंख्या के मुताबिक। बच्चों अभी हम लोग आते हैं स्थिति और आकार में। भारत एशिया महाद्वीप का एक भाग है। हम सभी यह बात जानते हैं कि हम किस महाद्वीप पे रहते हैं। बिल्कुल सही, एशिया महाद्वीप पे। यह तीनों तरफ से समुद्र से घिरा है। बाईं ओर अरब सागर, दाईं ओर बंगाल की खाड़ी, और इसके दक्षिण कोने पर हिंद महासागर है। यह उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, और पश्चिम में गुजरात से पूर्व में असम तक फैला हुआ है। भारत का दक्षिण भाग प्रायद्वीप कहलाता है। भारत उत्तर से दक्षिण में लगभग 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम में लगभग 2933 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और अगर भारत की सीमांत भूमि की बात करें तो यह लगभग 15,200 किलोमीटर लंबी है। यह बहुत ऊंचे पर्वत श्रेणियों द्वारा सुरक्षित किया जाता है। मुख्य भूमि का तटीय रेखा की लंबाई लगभग 6,100 किलोमीटर है। तो बच्चों ये तो भारत की स्थिति और आकार थी। अगर बात पड़ोसी देश की करें तो भारत कई पड़ोसी देशों से घिरा हुआ है। भारत की भूमि सीमाएं भारत को पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बर्मा और बांग्लादेश से जोड़ती है। समुद्र के पार हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका और मालदीव है। समुद्र के 20 किलोमीटर चौड़े संकीर्ण जलमार्ग पाल्क स्ट्रेट है, और मन्नार की खाड़ी भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ये तो बच्चों भारत के पड़ोसी देशों के नाम थे। अगर बात प्राकृतिक विशेषताओं की करें तो भारत में हमको ऊंचे पर्वत की बर्फ की चोटियां, झरने, पठार, नदियां, गहरी घाटियां, मैदान और रेगिस्तान देखने को मिलता है। ये सभी देश की प्राकृतिक विशेषताएं हैं। ये भिन्न प्राकृतिक विशेषताएं भारत को रहने और अध्ययन के लिए रुचिकर भूमि बनाती है। आइए भारत की भूमि और जल के बारे में अध्ययन करें। सबसे पहले हम लोग जानेंगे हिमालय के बारे में, जो बर्फ का एक घर है। भारत के उत्तर में पर्वतों की एक विशाल श्रेणियां हैं। यदि आप भारत का प्राकृतिक मानचित्र देखते हो, आप उत्तर में पर्वत की श्रृंखला पाओगे। इन पर्वतों में हिमालय और काराकोरम श्रेणियां आती हैं। हिमालय का अर्थ होता है बच्चों बर्फ का घर। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। ये पर्वत श्रेणियां पश्चिम में कश्मीर से पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में 2400 किलोमीटर दूरी में फैली है। ये चौड़ाई 240 से लेकर 320 किलोमीटर तक परिवर्तित होती रहती है। उत्तर पूर्व में हिमालय दक्षिण की तरफ भारत बर्मा की सीमा तक फैला हुआ है। पर्वत श्रेणी के ये भाग ज्यादा ऊंचे नहीं हैं। इनको पूर्वांचल या उत्तरी पूर्वी पहाड़ियां कहते हैं। उत्तरी पर्वतों में कई ऊंची चोटियां हैं जो पूरे वर्ष भर से ढकी रहती है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका लंबाई 8,848 मीटर है। यह नेपाल में है। K2 या गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा, मकाला, धैलगिरी और अन्नपूर्णा कुछ अन्य प्रसिद्ध चोटियां हैं। कई साहसी व्यक्ति हिमालय की बर्फ की चोटियों पर चढ़ने के लिए अपने जीवन को खतरे में डालते हैं। सुरोबा तेंजिंग नोरेगे और एडमंड हिलेरी 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले पहले 2 व्यक्ति थे। बाद में बछेंद्री पाल, एक भारतीय स्त्री, इस चोटी पर चढ़ने में सफल हुई। हिमालय पश्चिम से पूर्व तक अपनी संपूर्ण 3 श्रेणियों में फैला हुआ है, जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 विशाल हिमालय या हिमाद्री, नंबर 2 मध्य हिमालय या हिमाचल, नंबर 3 निम्नतर हिमालय या शिवालिक। अब आइए इन तीनों के बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं विशाल हिमालय या हिमाद्री के बारे में। यह श्रेणी अत्यधिक उत्तर में फैली है। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है, जिसकी औसत ऊंचाई समुद्री स्तर से लगभग 6000 मीटर है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा आदि इस श्रेणी में सबसे ऊंची चोटियां हैं। भारत में कंचनजंगा नेपाल सिक्किम की सीमा पर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। इस हिमालय श्रेणी में कई हिम नदी है। नदियां जैसे गंगा, यमुना आदि इन्हीं हिम नदी से निकलती है। बच्चों विशाल हिमालय या हिमाद्री के बाद अब हम लोग मध्य हिमालय या हिमाचल को देखेंगे। हिमालय के दक्षिण में लघुतर श्रेणी है। ये हिमाचल के नाम से जानी जाती है। इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 3500 मीटर है। सुंदर और चौड़ी घाटियां इन श्रेणियों में पाई जाती है। श्रीनगर, शिमला, मसूरी, अल्मोड़ा, नैनीताल, डलहौजी इन पर्वत श्रेणियों के प्रमुख पहाड़ी क्षेत्र हैं। इन श्रेणियों के दक्षिण ढाल देवदार, पाइन, ओक और फिर पेड़ों के घने जंगल से ढके हैं।
बच्चों इसके बाद हम लोग बात करेंगे निम्नतर हिमालय या शिवालिक के बारे में। हिमालय में सबसे अधिक श्रेणियां दक्षिण में है। यह पहाड़ियां हिमालय की तलहटी में है और इनकी औसत ऊंचाई समुद्री स्तर के ऊपर 1500 मीटर से भी कम है। इस श्रेणी के ढाल घने जंगलों से ढके हैं, जो कई जंगली जानवरों जैसे बाघ, हाथी, भेड़िया, सांभर आदि का घर है। हिमालय के उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी के पीछे काराकोरम पर्वत फैले हैं। ये पर्वत कश्मीर के उत्तरी भागों में फैले हैं। K2 जिसको हम लोग गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी पूर्वी पहाड़ियों में नागा और लुसहुई पहाड़ियां हैं। ये घने जंगलों से ढके हैं। जंगलों का एक विशाल भाग कृषि करने के लिए साफ किया गया है। लोग यहाँ पर ऊंचे किनारों वाली कृषि का व्यवसाय करते हैं। प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी इस क्षेत्र में स्थित है। बच्चों हिमालय को पढ़ लेने के बाद अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं, जो है पर्वतीय घाटी। बच्चों इस क्षेत्र के व्यक्ति अधिकतर घाटियों में रहते हैं। घाटियां कम विस्तृत क्षेत्रों में हैं, जो चारों तरफ पहाड़ियों और पर्वतों से घिरी है। प्राकृतिक और मानव निर्मित रास्ते जो पर्वतीय श्रेणियों को पार करने में आसान होती है, घाटियां कहलाती है। रोहतांग घाटी हिमाचल प्रदेश में सिफाकिला, सिक्किम में नथुला, अरुणाचल प्रदेश में बनीहाल और बोमदीला घाटी हिमालय की कुछ महत्वपूर्ण घाटियां हैं। बच्चों इसके बाद हम लोग आ रहे हैं पढ़ने के लिए भारतीय गंगा का मैदान, भारतीय की केंद्रीय भूमि, या फिर हम लोग इसको भारत का हृदय भी कहते हैं। उत्तरी मैदान हिमालय के दक्षिण की तरफ फैले हैं। तो बच्चों ये जो भारतीय गंगा का मैदान है, ये उत्तरी मैदान हिमालय के दक्षिण की तरफ फैले हैं। ये पश्चिम में पंजाब से पूर्व में असम में लगभग 2400 किलोमीटर में फैला है। यह एक चपटा और स्तर राज्य है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड भी शामिल है। यह एक बहुत उपजाऊ क्षेत्र है, क्योंकि कई नदियां जैसे गंगा, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु आदि इस क्षेत्र में बहती हैं। इस क्षेत्र को भारतीय खाद्य कटोरा भी कहते हैं। उत्तरी मैदान क्षेत्र जो नदी और सहायक नदियों द्वारा सींचा जाता है, उसे घाटी या फिर बेसिन कहते हैं। इन नदियों के किनारे के द्वारा ये उत्तरी मैदान 3 भागों में बांटे जाते हैं: सतलुज बेसिन, गंगा बेसिन और ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो बच्चों इसके बाद हम लोग आते हैं रेगिस्तान में। रेगिस्तान सबसे बड़ा रेतीला स्थान। सतलुज बेसिन का दक्षिणी पश्चिम बहुत गर्म, शुष्क और रेतीले क्षेत्रों में फैला है। इसे भारत का विशाल रेगिस्तान या थार का रेगिस्तान कहते हैं। इसमें बहुत थोड़ा पानी और वनस्पति होता है। यह थोड़ा रेतीला और थोड़ा चट्टानीय होता है। भारत का विशाल रेगिस्तान राजस्थान के पश्चिमी भाग में फैला है। रेगिस्तान का पूर्वी भाग अरावली पहाड़ी में फैला है। दक्षिण में रेगिस्तान गुजरात में कच्छ की निम्न भूमि को छूता है। पश्चिम में थार रेगिस्तान पाकिस्तान की तरफ फैला है। यह 500 किलोमीटर लंबा और 100 से 300 किलोमीटर चौड़ा है। भारत का विशाल मैदान रेतीला मैदान है। रेगिस्तान में रेत की छोटी पहाड़ियां होती है, जिन्हें रेत के टीले कहते हैं। रेत के टीले एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित होते रहते हैं। बराबर रेत का तूफान रेत के टीलों को दूर स्थानों पर ढकेलता है। अंततः रेत के टीले एक स्थान पर नहीं रहते, ये चलते रहते हैं और इनका आकार और आकृति भी समय समय पर परिवर्तित होता रहता है। कुछ स्थानों पर भूमिगत जल स्रोतों से सतह पर आता है। इसे एक मरु उद्यान कहते हैं। पेड़ जैसे कीकर, खजूर, बैर और कैक्टस पौधे आदि ऐसे स्थानों पर उगते हैं। मरु उद्यान के चारों तरफ की भूमि उपजाऊ होती है। अधिकतर गांव मरु उद्यान के समीप स्थित है। लोग ऐसे क्षेत्रों में स्थायी रूप से रहते हैं। ये फसलें जैसे गेहूं, बाजरा, ज्वार, चना, मक्का आदि उगाते हैं। ऊंट रेगिस्तान में बहुत लाभकारी जंतु है। यह बोझा ढोने वाले और परिवहन के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह रेगिस्तान में कई दिनों तक बिना पानी और भोजन के रह सकता है। यह अपने गद्देदार पैरों के कारण गर्म रेत में आसानी से चल सकता है, इसलिए इसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। रेगिस्तान अत्यधिक जलवायु का सामना करता है। गर्मियों में दिन लंबे और बहुत गर्म होते हैं। दिन के समय गर्म और शुष्क हवाएं चलती है। धूल भरे तूफान बहुत गति के साथ चलते हैं। बच्चों हम लोग बात करते हैं प्रायद्वीप पठार के बारे में। पठार एक चपटी भूमि है जो अपने चारों ओर की भूमि से अधिक ऊंचे होते हैं। पठार श्रेणियों की औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है और ढाल पश्चिम से पूर्व तक है। प्रायद्वीप पठार कर्क रेखा में दक्षिण में फैला है। इसकी आकृति त्रिभुजीय आकृति है और ये अरब सागर और हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से बंधे होते हैं। और अगर बात समुद्री तट मैदान की करें तो बच्चों समुद्र के बगल वाले क्षेत्र को तटीय मैदान कहते हैं। भारत में 3 तरफ से समुद्री तट मैदान है। पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर की ओर से और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से। और अगर हम लोग द्वीप समूह की बात करें तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि भारत में 2 द्वीप समूह है, एक अंडमान निकोबार और दूसरा लक्षद्वीप। अब बच्चों हम लोग आते हैं बारहमासी नदियां में।
जिन्हें जीवन रेखाएं भी कहते हैं। बच्चों, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि भारत नदियों का भूमि है और नदियां कृषि करने के लिए भूमि उपजाऊ बनाती है। भारत की अधिकतर नदियां पर्वत से निकलती है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र प्रमुख नदियां हैं। बच्चों, सिंधु नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत से निकलता है और ये अरब सागर में मिलता है। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज इसके 5 सहायक नदी है। तो बच्चों, अगर हम लोग बात गंगा नदी की करें तो गंगा नदी हिमालय में हिमाद्री गंगोत्री से निकलती है, जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल से होकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और अगर ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र पश्चिमी तिब्बत से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इन्हें 12 नदियां कहते हैं क्योंकि ये पूरे 12 महीने पानी से भरी होती है। और लास्ट में महासागर और समुद्र है। तो हम लोग जानते हैं कि भारत एक और महासागर और 2 और समुद्र से घिरा है। समुद्र के नाम कुछ इस प्रकार है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, और महासागर जो कि दक्षिण की तरफ है वो है हमारा हिंद महासागर। तो बच्चों, इसी के साथ चैप्टर हो जाता है समाप्त। हम लोग बहुत ही जल्द लौटेंगे एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बने रहे एसडी आदर्श विद्यालय के साथ। आगे आप सभी को अभ्यास प्रश्न करवाए जा रहे हैं जो आपको अपनी कॉपी पर लिख लेना है। बच्चों, हम लोग अभ्यास प्रश्न पर आते हैं। का नंबर है सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। क्वेश्चन नंबर 1 है भारत का दक्षिणी भाग है, आंसर होगा प्रायद्वीप। क्वेश्चन नंबर 2 है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तो आंसर होगा माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है रेगिस्तान का लाभकारी जंतु कौन है, तो ऑप्शन नंबर 3 ऊंट सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं प्रसिद्ध चिल्का झील स्थित है, ऑप्शन नंबर 1 महानदी डेल्टा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं भारत की सबसे महान नदी कौन सी है, तो हम सभी को पता है वो गंगा है, तो गंगा पर हम लोग सही का निशान लगा देंगे। बच्चों, हम लोग खा नंबर पर आते हैं रिक्त स्थान भरिए। क्वेश्चन नंबर 1 है भारत एक डैश महाद्वीप का भाग है, तो हम सभी जानते हैं भारत एशिया महाद्वीप का भाग है, तो इसका आंसर होगा एशियन महाद्वीप का भाग है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं भारत का दक्षिणी भाग डैश है, तो हम सभी जानते हैं भारत का दक्षिणी भाग प्रायद्वीप कहलाता है, तो हम लोग आंसर में लिखेंगे प्रायद्वीप। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं हिमालय का अर्थ है डैश, तो हम सभी जानते हैं हिमालय का अर्थ है बर्फों का घर, तो हम लोग बर्फों के घर में निशान लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं डैश भी निम्न हिमालय में स्थित है, तो जैसा मैंने आपको पढ़ाया कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी हिमालय में स्थित है, तो ये 4 नंबर का उत्तर हो जाएगा। और लास्ट है अंडमान और निकोबार द्वीपों के समूह डैश में है, तो हम सभी जानते हैं बंगाल की खाड़ी में है, और वही लास्ट ऑप्शन बचा था, तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। ग नंबर में आते हैं निम्नलिखित का मिलान कीजिए। पहला है माउंट एवरेस्ट, इसका होगा 4 नंबर संसार की सबसे ऊंची चोटी, तो हम लोग 4 नंबर पर माउंट एवरेस्ट को लेकर इस तरह से चल जाएंगे। 2 नंबर में आते हैं K2, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो हम लोग इसको भारत की सबसे ऊंची चोटी से मिला देंगे। नंबर 3 है रेत के टीले, तो इसका होगा रेत की छोटी पहाड़ी। नंबर 4 है ऊंट, ये होगा रेगिस्तान का जहाज। नंबर 5 है लक्षद्वीप यानी द्वीप का समूह। नंबर 6 है कवरती, इसका होगा लक्षद्वीप की राजधानी द्वीपों के समूह।